हेलो दोस्तों, हम इंडियन पेनल कोड 1860 के 2 वीडियो बना चुके हैं, जो कि चैप्टर 1 में पहला वीडियो में सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक कवर किए हैं। चैप्टर 2 में जो कि दूसरा वीडियो है सेक्शन 6 से सेक्शन 25 तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 26 से आगे। तो 26 से दोस्तों की रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव, कोई भी आप पर कोर्ट हो या कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो या कोई दूसरा पार्टी हो, आपका अपोजिट पार्टी हो, आप पर क्यों विश्वास करे। रीजन टू बिलीव क्या है? तो उसके लिए पंच लाइन है कि सफिशिएंट कॉज होना चाहिए आपके पास टू बिलीव, तो ही आपके पास बिलीव करेगा। तो 26 में कहता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव, ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव if he has sufficient cause to believe that thing and not otherwise। उस चीज़ के बिलीव करने का सफिशिएंट आपके पास कारण है, तो आपको ऊपर कोई कोर्ट हो या कोई अपोजिट पार्टी हो या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो विश्वास करेगी, और नहीं तो आप पर विश्वास नहीं करेगी। ये 26 में कहता है। 27 में क्या कहता है? प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। यदि कोई प्रॉपर्टी है और वो आपके वाइफ के पोजेशन में है, आपके सर्वेंट के पोजीशन में है, आपके क्लर्क के पोजीशन में है, तो वो आपके पोजीशन में माना जाएगा। उसी बात को कहता है 27 में कि प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट। व्हेन ए प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, देन इट इज सेड दैट इट इज इन द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन्स पोजीशन। इट इज इन द पर्सन्स पोजीशन, तब वह व्यक्ति के पोजीशन में है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अब सेक्शन 28 देखते हैं। सेक्शन 28 कहता है काउंटरफेट। काउंटरफेट क्या है? काउंटरफेट है करेंसी का किया जाता है या कोई भी क्वाइन का किया जाता है, मिंटिंग द्वारा करेंसी को छाप करके वैसा ही एग्जैक्ट दिखे, तो काउंटरफेट है। काउंटरफेट में दो चीज़ होता है कि एग्जैक्ट इमिटेशन हो, और एग्जैक्ट इमिटेशन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन लुक एलाइक वैसा ही दिखता हो। और दूसरा कंडीशन है कि उसके द्वारा धोखा किए जाने का उद्देश्य हो, या तो धोखा करने जा रहा हो या फ्यूचर में करने वाला हो। ये दो चीज़ें फुलफिल होना चाहिए, तभी काउंटरफेट एक अपराध माना जाएगा। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफेट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग टू बी प्रैक्टिस डिसेप्शन। एक वस्तु, एक मिनट दोस्तों, काउंटरफेट में एक पर्सन इज सेड टू काउंटरफेट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। धोखा देने के उद्देश्य से यदि वो ऐसा करता है, काउंटरफेट करता है, वन थिंग का रिजेंबलिंग अनदर थिंग के साथ करता है, तो वह काउंटरफेट कहलाएगा, वो अपराध माना जाएगा। जैसे नोट का 2000 का नोट एक बना दिए हूबहू वैसा ही, एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं बनता है, लाइनिंग वैसा नहीं होता है, तो वो काउंटरफेट कहलाएगा, क्योंकि उसके द्वारा धोखा किया जाएगा। और 2000 का किसी का आप सामान धोखे से आप ले लेंगे, अब बाद में देखेंगे तो फेक नोट है। लेकिन कोई बच्चा है, एक गुड़िया का मिट्टी का खिलौना बनाता है और दूसरा उसका ही जैसा बनाता है, इमिटेशन कर देता है, तो वो काउंटरफेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा डिसेप्शन, धोखा किए जाने का न तो इरादा है, उद्देश्य है, और न वो ऐसा करेगा, तो इसलिए वो काउंटरफेट नहीं कहलाएगा। सेक्शन 28, सेक्शन 28 में इट इज नॉट इसेंशियल टू काउंटरफेट दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, कि एग्जैक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है, नकल एग्जैक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा है व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड रिजेंबलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, और कोई धोखा खा जाए, इट शैल बी प्रिज्यूम अनटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड, उसके विरोध में कोई साबित न किया जाए तब तक यह माना जाएगा या प्रिज्यूम किया जाएगा, सेल प्रिज्यूम है, दैट द पर्सन सो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल द अनदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, कि ऐसा करके वो धोखा करेगा, ऐसा माना जाएगा। और known to be likely that deception would be practiced
इन नियर फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर में भी उसका क्या धोखा उससे किया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 29 एनी मैटर, और 29 में क्या डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को परिभाषित किया गया। व्हाट इज डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट क्या है? तो एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks intended to be used for evidence is known as document। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? एनी मैटर होना चाहिए, जो कोई लिखा है तो कुछ भी मैटर हो सकता है, और वो मीनिंगलेस और मीनिंगफुल दोनों हो सकता है। लेकिन यदि मीनिंगलेस है तो वो कोड वर्ड हो सकता है, कि और जिसको साइफर हो सकता है, उसको डिसाइफर किया जा सकता है, अनकोड किया जा सकता है, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो मीनिंगलेस हो सकता है, तो कोड वर्ड में भी हो सकता है। तो एनी मैटर इसलिए बोल दिया है। डिस्क्राइब्ड हो सकता है या एक्सप्रेस हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, इनग्रेव हो सकता है, किसी लोहे पर किसी पत्थर पर भी हो सकता है इनग्रेव। अपॉन एनी सब्सटेंस मतलब किसी भी कागज पे भी हो सकता है, मिट्टी में भी हो सकता है, पेड़ पे भी हो सकता है। बाय मीन्स ऑफ तीन चीज़ों के द्वारा, लेटर, फिगर और मार्क्स। लेटर द्वारा हो सकता है, फिगर द्वारा हो सकता है, मार्क्स द्वारा हो सकता है। इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एविडेंस, तो वो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या है 29 में। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ तीन चीज द्वारा, लेटर, फिगर और मार्क्स, और मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या लेटर और फिगर द्वारा, या फिगर और मार्क्स द्वारा, या तीनों द्वारा, लेटर, फिगर और मार्क्स तीनों द्वारा। इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एविडेंस, जो एविडेंस के लिए प्रयोग में किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। इट इज इमेटेरियल, एक्सप्लेनेशन में लिखा है, बाई वाट मीन्स और अपॉन वाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फाउंड, कि लेटर और फिगर और मार्क्स जो आप बनाए हैं, स्याही द्वारा बनाए हैं, कलर द्वारा बनाए हैं, घास द्वारा बनाए हैं, इनग्रेव किए चाकू द्वारा पेन पर, या किसी पत्थर पर हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा इनग्रेव किया गया है, वो इमेटेरियल है। वेदर द एविडेंस इंटेंडेड और मे बी यूज इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, ये भी इमेटेरियल, कि कोर्ट में इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वही इमेटेरियल एविडेंस के रूप में प्रयोग हो जाता है, किया जा सकता है। आप समझ रहे हो कैसा चीज़ लिखा है यहाँ पर, तो वो एक डॉक्यूमेंट है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं, ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए डॉक्यूमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट पेपर है, वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ए चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट। ये चेक है, वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। बैंक चेक इशू करता है, वो डॉक्यूमेंट है। किसी होल्डर के पास वो चेक है, उसने अपना पूरा भर दिया हो, और तो डॉक्यूमेंट है। विड्रॉ कर लिया हो उससे चेक द्वारा, और तो बैंक में चला गया चेक, उसने पैसा दे दिया हो, तो भी बैंकर के पास वो डॉक्यूमेंट है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी इज ए डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी दोस्तों दो तरह के होता है। एक तो होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी, जैसे ज़मीन है 2 साल के लिए उसको यूज कर सकते हैं, उसको अपने कब्जे में रख सकते हैं, इसका पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एक पावर ऑफ अटॉर्नी इरेवोकेबल होता है, और होल्ड, यूज और डिस्पोज ऑफ बाय एनी मैनर, इन एनी मैनर, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप सेल भी कर सकते हो, तो एक डॉक्यूमेंट है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज ए डॉक्यूमेंट। एक मैप है, जैसे इंडिया का मैप है, तो इसमें हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, गुजरात कहाँ है, तो कौन सा स्टेट किधर है, उसका राजधानी क्या है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है। एक प्लान बनाता है, मिलिट्री प्लान हो गया, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एक इंस्ट्रक्शन है किसी कागज़ पे, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। किसी कागज़ पे एक डायरेक्शन दिया गया है, लिखा गया है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। Whatever is expressed by means of letter, figure or marks, as explained by mercantile or other uses, shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. अब mercantile कुछ कोड वर्ड में लिखता है, आपस में कुछ समझता हो, तो लेकिन वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा, भले ही एक आम इंसान उसको समझ ना सके। A writes his name on the back of bill of exchange payable to his order, अपने ऑर्डर से उसको पेबल करने के लिए लिखता है
बिल ऑफ एक्सचेंज पे कुछ जस्ट लाइक एक चेक मान सकते हो, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज चलता था। द मीनिंग ऑफ द इंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूसेज इज दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बी पेड टू द होल्डर, द इंडोर्समेंट इज ए डॉक्यूमेंट। तो ऐसा लिख दिया तो वह एक डॉक्यूमेंट हो गया। एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द सेम मैनर एज इफ वर्ड पे टू होल्डर और वर्ड टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, तो वह एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना अब आ गया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना है, और उसके बाद से जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है, किसी पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, हार्ड डिस्क में, तो वह भी अब डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? ये डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए सेक्शन जोड़ा गया है 29A, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। The electronic records shall have the meaning assigned to them in the clause T of subsection 1 of section 2 of Information Technology Act 2000. Electronic record means data record, data generated, image, sound stored, received or sent in electronic form, microfilm और computer generated microfilm। तो वो क्या होगा? वह एक डॉक्यूमेंट होगा। इसमें देखते हैं दोस्तों सेक्शन 29A। सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सेक्शन 29A में जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वह भी एक डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 29A में जोड़ा गया है इसको, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट, वह भी एक डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है दोस्तों? तो एनी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, तो उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलेंगे। जैसे कोई सेल डीड है तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई वसीका है, कोई वहीकल वफा है, तो वह एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। उसके द्वारा आपका कोई राइट क्रिएट होता है। इसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट बाय विच ए लीगल राइट इज क्रिएटेड, तो भी डॉक्यूमेंट है। ए लीगल राइट इज एक्सटेंडेड, तो भी डॉक्यूमेंट है। ट्रांसफर्ड, तो भी डॉक्यूमेंट है। रिस्ट्रिक्टेड, तो भी डॉक्यूमेंट है। एक्सटिंग्विश्ड, तो भी डॉक्यूमेंट है। रिलीज, तो भी डॉक्यूमेंट है। वेयर बाय एनी पर्सन नॉलेज दैट हिज लाइज अंडर द लाइबिलिटी हैज नॉट ए सर्टन लीगल राइट, या सर्टन लीगल राइट नहीं है, लाइबिलिटी में है, तो भी डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा लीगल राइट या तो क्रिएट हो, एक्सटेंड हो, या एक्सटिंग्यूश हो, या उसका मीन्स ट्रांसफ़र हो, रिस्ट्रिक्ट हो, रिलीज हो, एक्सटिंग्यूश हो, तो यह डॉक्यूमेंट कहलाएगा। सेक्शन देखते हैं 30 में, यहीं पर सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? ए डॉक्यूमेंट बाय विच वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? तो ये डॉक्यूमेंट है बाय विच लीगल राइट इज क्रिएटेड, बाय विच ए लीगल राइट इज क्रिएटेड। और इसमें बहुत सारा क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, एक्सटिंग्विश्ड, रिस्ट्रिक्टेड, तो वो सब है जो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। मेनली क्रिएटेड होना चाहिए,
और एक्सटिंग्विश, दो वर्ड याद रखना है, क्रिएटेड हो या एक्सटिंग्विश हो। यहाँ लिखा हुआ क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटिंग्विश्ड, क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटिंग्विश्ड, restricted, released, restricted, रिलीज, तो वो क्या कहलाएगा, एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जैसे सेल डीड है, तो आप उसके आपके पास है कोई सेल डीड किसी ज़मीन का, तो उसके द्वारा आपको एक लीगल राइट क्रिएट हो जाता है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो उसके द्वारा भी आपको एक लीगल राइट क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। सेक्शन 31, सेक्शन 31 क्या कहता है दोस्तों, किस चीज़ के बारे में कहता है? सेक्शन 31 कहता है विल, वसीयत के बारे में। विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। सेक्शन 31 में दोस्तों वसीयत के बारे में। तो वसीयत क्या है? वसीयत है कि कोई प्रॉपर्टी है और कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि हमारा कोई सेवा किया है, नौकर चाकर है, वो सेवा किया है, और हमारा संतान है वो हमें सेवा नहीं किया है, और वह प्रॉपर्टी उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो लिख देगा कि प्रॉपर्टी ये जो हमारे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी ये नौकर का होना चाहिए, और लिख करके साइन कर देगा, और वह दो विटनेस भी साइन करना चाहिए उस पर, और वह रजिस्टर्ड बिल होना चाहिए। रजिस्टर्ड हो तो आज ज़्यादा ठीक हो, रजिस्टर्ड ना हो तो भी चलेगा। सेक्शन 31 ये कहता है, यही है वसीयत। वसीयत क्या है? अपना सेल्फ एक्वायर्ड आप प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं जो आपको बुढ़ापे में सेवा किया हो, जो आपको लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहा हो, उपस्थित रहा हो, प्रेजेंट रहा हो। आपके परिवार हैं जो आपसे दूर रहे हों, आपको केयर नहीं किए हों, तो आप अपना प्रॉपर्टी जो अपना परिवार को नहीं देना चाहते हैं, आप अपना प्रॉपर्टी जो है किसी को उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपका सेवा किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, उसको लिख करके अपना साइन करके, कोई दो विटनेस से वो साइन करा के, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि अब परिवार को बताने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। और वो आप छोड़ सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और बॉक्स में रख के छोड़ दीजिए। अब जब मरिएगा तो वो नौकर को मिलेगा, वो नौकर तो आपके पास ही रहता, मिलेगा तो उसके द्वारा वो पूरा प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन उसको डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ये डिक्लेयर प्रोवेट डिक्लेयर कराना होता है कि यह जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, विल है, ये वैलिड है, और इसके आधार पर मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। तो इसको बोलते हैं प्रोवेट डिक्लेयर कराना। डिस्ट्रिक्ट जज से कराना होता है पिटीशन डाल करके, मतलब कोर्ट केस करके, तो भी यह पूरा वैलिड होगा, तब यह पूरा वैलिड हो जाएगा। तो देखते हैं विल, वसीयत, डू नॉट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इसमें तो सिर्फ इतना लिखा है सेक्शन 31 में कि विल मीन्स क्या, वसीयत। तो विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, वसीयत वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको विल बोलेंगे। (31) A will denote any testamentary document. A will is a testamentary document. It is deposition or declaration by which the person making it provide for the distribution and administration of property after his death. अपने डेथ के बाद वो अपने सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का, यदि एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उसका बस नहीं है, उसका वसीयत नहीं कर सकता है, वो रेशियो में, इक्वल रेशियो में उसके मीन्स उसके पुत्र को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन
यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कौन ज़मीन कितना किस लड़के को होना चाहिए, किसने उसको सेवा किया, वो वसीयत कर सकता है। ए विल इज ए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, इट इज द पोजीशन और डिक्लेरेशन बाय विच द पर्सन मेकिंग इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। इट टेक इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। यह एक डेड विल है, लिविंग विल कोई यूज में नहीं होता है, जब वो मर जाएगा तभी यह इफेक्ट में आएगा। इट इज़ ऑलवेज रिवोकेबल बाय टेस्टेटर। और वो जिंदा है और कोई नौकर उसको इसलिए सेवा कर रहा है कि उसको जान से मार के पूरा प्रॉपर्टी हड़प दे, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया और उसने विल लिख दिया था, तो उसको वो कैंसिल कर सकता है, उस पर कैंसिल लिख कर देगा, फाड़ देगा, जला देगा। और या मान लो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो रजिस्ट्रार को भी लिख देगा कि इसको जो आपके यहाँ रजिस्टर किया हूँ उसको कैंसिल कर दिया जाए, ताकि वो डुप्लीकेट भी न निकाल सके। तो कौन लेकिन रिवोक कर सकता है? तो जो टेस्टेटर मतलब जो विल बनाया है, वसीयत जो बनाया वही रिवोक कर सकता है। सेक्शन 2B ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 डिफाइंस विल एज द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर। लीगल डिक्लेरेशन है इसका इंटेंशन का, टेस्टेटर का, विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। और वह किसको मिलेगा वो उसके डेथ के बाद, उसका वह डिजायर है और उसी के अनुसार वो होगा भी। तो इसमें हम ये देख सकते हैं सेक्शन 2B ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इसमें क्या कहता है? वीडियो चल रहा है ना? चल रहा है। सक्सेशन एक्ट 1925, विल इज ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर। विल क्या है? तो विल इज ए लीगल डिक्लेरेशन है, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ टेस्टेटर, टेस्टेटर क्या है? जो वसीयत बनाता है उसका लीगल डिक्लेरेशन है, लॉफुल डिक्लेरेशन है। विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, किस चीज़ के संबंध में? तो विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी के संबंध में, विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी के संबंध में, which he desires to be carried into effect after his death, which desires to be carried into effect, जो कि उसके मृत्यु के बाद उसको मिल जाएगा, जिसमें उसका नाम लिखा होगा विल में। which desire to be carried into effect after his death, after his death। अब हिज मीन्स हर भी, जैसा कि पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, देख चुके हैं चैप्टर 1 में, सेक्शन 8 में, शायद सेक्शन 8 में क्या बोला कि जेंडर, सेक्शन सेक्शन 8 में जेंडर बोला, तो ही मतलब सी भी, हिज मतलब हर भी, हिज मतलब हर भी, दोनों चलेगा। तो ये हो गया विल का डिफिनीशन कि विल द्वारा आप किसी को भी अपना प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, और वह आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आप किसी को वसीयत नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 32, एक्ट इंक्लूड्स एन इलीगल ओमिशन। इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन 32 एक्ट क्या है? एक्ट है कि किसी को कुएं में धक्का दे दिए और वो कुएं में गिर गया, ड्राई कुएं में गिर गया और मर गया, ये एक्ट हो गया। और ओमिशन क्या है? एक्ट और ओमिशन है कि किसी को बोले कि तुम रस्सी पकड़ो
और मैं नीचे जा रहा हूँ, और उसने रस्सी तो पकड़ा लेकिन जब आधा पर पहुँचे तो छोड़ दिया और ड्राई कुएं में गिर करके मर गया, तो वो ओमिशन हो गया। तो एक्ट और ओमिशन दोनों अपराध हैं। कोई भी अपराध या तो एक्ट द्वारा किया जा सकता है या ओमिशन द्वारा किया जा सकता है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर टेस्ट किया जा रहा है, उसको जलाया गया, लेकिन जलते जलते थोड़ा देर में प्लास्टिक का पाइप है, वो पाइप भी जलते जलते उस सिलेंडर में आग पकड़ लेगा। किसी का ये ड्यूटी दिया है कि उसको बुझा देना, थोड़ा देर टेस्ट करो उसके बाद बुझा देना। उसने बुझाया नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और काफ़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। तो ये क्या है? ओमिशन है। जो आपका ड्यूटी है, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ओमिशन है। जो आपका ड्यूटी है और उसको ओमिट कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं, तो वो आपको ओमिशन माना जाएगा और वो भी एक अपराध होगा। कहता एक्ट इंक्लूड्स एन इलीगल ओमिशन। An act is a voluntary act. It is manifestation of a conduct. It includes writing, speaking, etc. It does not confine to positive conduct only, but include such omission which person requires to do. तो एक्ट में ओमिशन भी आ जाएगा। तो 32 में इतना ही है कि एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन ऑल्सो। एक्ट includes illegal omission also, illegal omission also। ठीक, एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन ऑल्सो। अब सेक्शन 33 में एक्ट ओमिशन के बारे में लिखा है। द वर्ड एक्ट डज नॉट एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट मीन्स एक्ट्स भी, सिंगुलर मीन्स प्लूरल, प्लूरल मीन्स सिंगुलर भी। हम देख चुके हैं चैप्टर 2 में। ये कितना में है? ये सेक्शन 9 में है। नंबर अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट। वर्ड इंपोर्टिंग ए सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स द प्लूरल नंबर। अ वर्ड प्लूरल नंबर ऑल्सो इंक्लूड सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर है कि एक्ट मीन्स ए सीरीज ऑफ एक्ट भी एज वेल एज ए सिंगल एक्ट भी होगा। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ ओमिशन और ए सिंगल ओमिशन। एक सिंगल ओमिशन भी ओमिशन कहलाएगा और एक सीरीज ऑफ ओमिशन भी ओमिशन कहलाएगा। तो सेक्शन 33 में है एक्ट। एक्ट मीन्स ए सीरीज ऑफ एक्ट्स टू, है ना। एक्ट मीन्स ए सीरीज ऑफ एक्ट टू। ओमिशन मीन्स ए सीरीज और सिंगल ओमिशन भी। और ओमिशन मीन्स मतलब सिंगुलर मीन्स प्लूरल भी। ओमिशन मीन्स क्या होगा? ए सीरीज ऑफ ओमिशन, ए सीरीज ऑफ ओमिशंस। थर्टी फोर 34 to 38। 34 34 देखते हैं। 34 बहुत इम्पोर्टेंट है। एक 34 कहता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। 34 कहता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। तो कॉमन इंटेंशन क्या है दोस्तों? तो कॉमन इंटेंशन है कि एक ग्रुप में मीटिंग बना करके आप कोई भी अपराध कर रहे हैं, तो कोई एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई पैसिव पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई पैसे बैंक से लूट रहा है, कोई वहीं पर गेट पे खड़ा है, कोई सिर्फ इशारा करने के लिए खड़ा है, तो सारे को मर्डर हो गया तो सारे को मर्डर का सज़ा मिलेगा। बैंक डकैती हुआ तो सारे को बैंक डकैती का सज़ा मिलेगा। किसी को और हर्ट पहुंचाया और कोई दूसरा अपराध मोलेस्टेशन मान लो कि बैंक के स्टाफ को कर दिया, रेप कर दिया, तो उसका भी सज़ा सबको मिलेगा। तो ये है कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 लगाया जाता है। तो इसके द्वारा सब पर सबको बराबर और सबको एक समान पनिशमेंट मिलता है, वेदर ही इंडल्ज इनटू द एक्ट एक्टिवली और पैसिवली।
Third, act done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. जैसा कि उसके द्वारा यह काम अकेला किया गया हो। तो ये कहता है act done by several person in furtherance of common intention. Act done by several person. Act done by several person in furtherance of common intention. Act done by several persons in furtherance of common intention. तो ये क्या है? कॉमन इंटेंशन है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन होना चाहिए। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कब होगा? जब प्री मीटिंग ऑफ माइंड होगा, पहले मीटिंग कर लिया हो, फिर अपराध कर रहा हो, तभी ये संभव है। तो कहता है व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज done by several persons in furtherance of common intention. Act done a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention. इसमें कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी है। कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सभी को मीटिंग में पहले पार्टिसिपेट करना जरूरी है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है। देन ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट। देन क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा ईच ऑफ सच पर्सन, तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति लायबल हो जाएगा। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट, इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट हैज बीन डन बाय हिम एलोन। इन द सेम मैनर एज इफ इट वे डन बाय हिम एलोन। लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, किस तरह से? इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन। मान लो कि बैंक में गया, बैंक में 3-4 को मर्डर कर दिया, बैंक से 20 करोड़ रुपया लूट लिया, और एक 4 आदमी, एक मर्डर किया, एक पैसा निकाला, एक गेट पे था, एक रोड पे था इशारा करने वाला। तो क्या रोड पे जो था तो उसने तो मर्डर नहीं किया, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? उसने तो डकैती नहीं किया, डकैती का जो सज़ा है रिग्रेसिव प्रेजमेंट है 10 साल का, वो तो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन नहीं, उस सबको होगा, क्योंकि पहले मीटिंग बना करके आप कोई काम किए हैं तो सब पे लागू होता है। इसी को कहते हैं सेक्शन 34। अब इसमें है इसेंशियल ऑफ सेक्शन 34। ऊपर देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ।
अब है इसेंशियल ऑफ सेक्शन 34, कॉमन इंटेंशन का इसेंशियल क्या क्या है। थर्टी फोर का इसेंशियल क्या क्या है, तो एक है कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा तो सेक्शन 434 कैसे लगेगा, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। दूसरा है कि एक्ट कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, मीन्स 2 व्यक्ति कम से कम चाहिए। तीसरा है कि एक्ट कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, पहले मीटिंग होना चाहिए फिर एक्ट होना चाहिए, है ना। या कॉमन इंटेंशन जरूरी है, कॉमन इंटेंशन बोल सकते हैं या प्री मीटिंग ऑफ माइंड बोल सकते हैं, वो होना जरूरी है। फिर है एक्ट इज डन बाय हिम इन सेम मैनर एलोन, as if act were done by him in the same manner, as if act is done by him in same manner alone। ये कहता है कि मीन्स आप चौथा में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एक्ट होना चाहिए। जैसे प्री मीटिंग ऑफ माइंड था बैंक करना, तो बैंक के दौरान प्रोबेबल काज है कि डकैती के दौरान मर्डर हो सकता है, तो उसके लिए लायबल होगा। लेकिन ये प्रोबेबल काज नहीं है कि वहाँ कोई लेडीज स्टाफ है उसके साथ मोलेस्टेशन करो, तो उसके लिए वो सेपरेटली लायबल होगा। तो यहाँ कहता है कि मीन्स एक्ट शुड बी परफॉर्म इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ओनली, है ना। एक्ट शुड बी परफॉर्म्ड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन भी है कि प्रोबेबल काज, एक्सेप्शन भी है। प्रोबेबल काज, यदि प्रोबेबल काज है, डकैती करने जा रहा हो तो प्रोबेबल काज है कि मर्डर भी हो सकता है, तो उसके लिए सभी लायबल होंगे। लेकिन डकैती करने जा रहे हो तो मोलेस्टेशन एक प्रोबेबल काज नहीं है, तो उसके लिए सभी लोग लायबल नहीं होगा। मोलेस्टेशन किया है कोई व्यक्ति तो उसके लिए वह सेपरेटली पर्सनली लायबल होगा। अब इसमें केस है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 कम इनटू एप्लीकेशन व्हेन द एक्यूज्ड पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान। प्री अरेंज्ड प्लान में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई घर में है तो नहीं चलेगा। एक मर्डर कर रहा है, एक बैंक लूट रहा है, एक स्टाफ को बंधक बना के गोली बंदूक भिड़ा करके रखा हुआ है, और एक दरवाज़ा पर है, और एक गाड़ी में बैठा है कि गाड़ी आते ही बस उसको चला के भाग जाना है, एक रोड पर इशारा करने के बैठा है कि पुलिस आएगा तुरंत फ़ोन कर देगा अंदर। तो सभी क्या कर रहा है, रोड पर है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जो कोई घर में सोया है तो वह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और उसको लायबल नहीं माना जाएगा। Active participation does not necessarily imply that all must do the criminal act at the exact spot of the crime। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी मर्डर करने के लिए चला जाए, सभी बैंक में से लॉकर तोड़ने के लिए चला जाए, सभी पैसे निकालने के लिए चला जाए, सभी बंदूक बनाने के लिए चला जाए। यहाँ गाड़ी पर भी कोई चाहिए, वहाँ रोड पर भी कोई चाहिए, तो इसलिए सभी को एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाएगा। They also work merely keep standing और who keep waiting, तो उसको ही माना जाएगा कि इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो ये बात किसने में कहा, तो ये बात कहा है वीरेंद्र कुमार घोष। वीरेंद्र कुमार घोष के केस में कहा है वर्सेज किंग एम्पेरर
ऑल इंडिया रिपोर्टर 1925 प्रिवी काउंसिल के केस में कहा है। फिर यहाँ हमें इसको मिटाना पड़ेगा। सेक्शन 34 लगभग सभी एग्जामिनेशन में आते हैं, जुडिशियल के एग्ज़ाम हो या एपीओ के एग्ज़ाम हो या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, या किसी न किसी रूप में सेक्शन 34 पूछे ही जाते हैं। तो इसमें केस देखते थे। केस पहला केस है वरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग इम्पेरर। वरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग इम्पेरर। वरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग इम्पेरर। AIR 1925 का है, प्रिवी काउंसिल का केस है। प्रिवी काउंसिल क्या है? एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। जब हम गुलाम थे उस समय का सुप्रीम कोर्ट क्या था? प्रिवी काउंसिल था। वो कहाँ था? इंग्लैंड में था। अभी कहाँ है? 26 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है। तो 1925 के बाद है, इसलिए उसका सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल था। वीरेंद्र कुमार की 1920 प्रिवी काउंसिल। इसमें क्या कहा? इसमें यही बात बोला कि द प्रोविजन सेक्शन 34 कम इनटू एप्लीकेशन व्हेन द एक्यूट पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्री अरेंज्ड प्लान। एक तो इसमें बोला कि एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन प्री अरेंज्ड प्लान में। एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्री अरेंज्ड प्लान में। दूसरा इसमें कहा कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन डज नॉट नेसेसरली मीन्स ऑल मस्ट डू द क्रिमिनल एक्ट एट एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ टाइम। Actively participation does not mean all must perform the act, all must do the criminal act, all must do the criminal act at the स्पॉट। कोई ज़रूरी नहीं, कोई रोड पे भी खड़ा रहेगा, कोई गोली भी मारे, कोई बंदूक भिड़ा करके बंधक बना के रखा है, कोई पैसे लॉकर तो रहा है, कोई पैसे निकाल के बैग में रख रहा है, बोरी में रख रहा है, बैग में हटेगा ही नहीं, तो ये सब भी चलेगा। उसके बाद दे ऑल्सो वर्क हु मेयरली कीप स्टैंडिंग और कीप वेटिंग। तीसरा है कि कीप स्टैंडिंग को है मेयरली मेयरली स्टैंडिंग। कोई खड़ा है बाहर कि आएगा तो इशारा कर देंगे पुलिस आ गया भाग जाओ बैंक से, तो वो भी क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेशन माना है। मेयरली कीप वेटिंग, कोई इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही बोरी में पैसे लेकर आएगा, गाड़ी चला कर रखा है, बस गाड़ी को वहाँ से लेकर के स्पीडअप करके गियर लगा करके भाग जाएगा, तो कीप वेटिंग है, तो वो भी माना जाएगा कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। प्री अरेंज प्लान है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन प्री अरेंज प्लान या प्रोबेबल कॉज में, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट माना जाएगा। उसके बाद डज नॉट मीन ऑल मस्ट डू द क्रिमिनल एक्ट एट द स्पॉट, कि सब कोई ज़रूरी नहीं कि बैंक के अंदर में ही घुस जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बैंक के अंदर में ही घुस जाए, स्पॉट पर रहना जरूरी नहीं है। मेयरली कीप स्टैंडिंग, सिर्फ स्टैंडिंग है कहीं पे तो भी चलेगा, लेकिन उस क्राइम में सहयोग कर रहा हो। कीप वेटिंग, वेट कर रहा हो क्या आएगा, बस इसको बोरे को गाड़ी में हम रख देंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, सब मिलकर भाग जाएंगे, तो वो सब
इसको सेक्शन इसमें बोला गया वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर AIR 1925 प्रिवी काउंसिल में। दूसरा केस है, इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। सॉरी, दूसरा हरवंश कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाना AIR 2005 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज नंबर 2989। इन दिस केस इट वाज कंक्लूडेड दैट सेक्शन 34 इज मेयर रूल ऑफ एविडेंस, इट डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस। यह कोई सब्सटेंसिव ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है। दूसरा केस है, आप ऐसे लिख सकते हो कि दूसरा केस है हरवंश कौर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पेज नंबर 2989। इसमें कहा गया इन दिस केस इट सेक्शन 34, इसमें कहा गया है कि सेक्शन 34 है वो क्या है, इज द मेयर रूल ऑफ एविडेंस, इज मेयर रूल ऑफ एविडेंस। यह एविडेंस का एक रूल मात्र है, यह कोई क्राइम क्रिएट नहीं करता, न किसी को यह पनिशमेंट देता है अपने आप। एंड इट डज नॉट क्रिएट एनी ऑफेंस, एंड इट डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस। जैसे सपोज करो मर्डर हो गया तो सबके लिए मर्डर का पनिशमेंट मिलेगा, जो बाहर रोड पे खड़ा था उसके लिए। सिर्फ डकैती हुआ तो सबको डकैती का पनिशमेंट मिलेगा, जो बाहर रोड पे खड़ा था उसके लिए। सेक्शन 34 तो दोनों में लग रहा है। सिर्फ मोलेस्टेशन हुआ था, सिर्फ मोलेस्टेशन का मिलेगा, प्राण करके मोलेस्टेशन का ही मान लो आया था, तो इस तरह से। दोस्तों अभी बिजली चला गया, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।